हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम फिर से आपके लिए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आपकी जितनी भी सीरीज़ अपलोड हो चुकी है, यानी कि 11 सीरीज़ अपलोड हो चुकी है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। सॉल्व करने के बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल रहे होंगे जो आपने अभी सुना ही नहीं क्वेश्चंस, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही इजी है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे कि मैम क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चंस हम आपके लिए इसलिए सीरीज़ में एक दो क्वेश्चन डाल देते हैं जिससे कि कभी कैसा क्वेश्चन पूछ ले आपको पता नहीं है। तो क्वेश्चन को रिविज़न करते रहिए, इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टीचर्स आपके लिए जो भी क्वेश्चंस लाते हैं, ठीक है, वो कुछ सोच के ही लाते हैं। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, कमेंट करने से पहले एक बार सोचा करो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है, यहाँ पर ब्रश ले लेते हैं। कौन सा कलर लें भाई, आप लोगों को कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है? चलिए आज ले लेते हैं हम रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अकबर ने दाहशाला प्रथा की शुरुआत कब की थी? देखिए जो अकबर थे उन्होंने दाहशाला की प्रथा शुरुआत की थी, और कब की थी तो आपको बताना है 1580 में। 1580 में दाहशाला प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी, ठीक है। अच्छा, दाहशाला को हम एक चीज़ और नाम दे सकते हैं, उसे हम 10 साला प्रणाली भी कहते हैं। दाहशाला प्रणाली का मतलब ही यही होता है कि 10 साला प्रणाली, ठीक है। तो 1580 में अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने की थी। किसने की थी? टोडरमल ने की थी, ठीक है। अकबर के द्वारा हुई थी, लेकिन उनके वित्त मंत्री जो राजा थे, वित्त मंत्री राजा टोडरमल, उन्होंने दाहशाला प्रथा की शुरुआत की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? देखिए जब्ती प्रणाली, अब आप कंफ्यूज हो गए मैम ये जब्ती प्रणाली क्या होता है। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, जब्ती प्रणाली को ही दाहशाला प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो आंसर तो आपको मिल गया होगा सभी को कि ऑप्शन डी होगा अकबर, है ना। तो जब्ती प्रणाली जिसे हम दाहशाला प्रणाली कहते हैं, और मुग़ल बादशाह अकबर के शासनकाल में उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा शुरू किया गया था, और यह प्रणाली भूमि राजस्व प्रणाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन आपका डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुलह ए कुल का सिद्धांत प्रवर्तित किया था, ठीक है। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसने प्रवर्तित किया था? तो आपको बताना है अकबर ने, ठीक है। अकबर ने किया था सुलह ए कुल का सिद्धांत को। अच्छा, सुलह ए कुल का सिद्धांत अकबर के द्वारा तो प्रतिपादित किया ही गया था, लेकिन यह सिद्धांत का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ होगा शांति, ठीक है। सभी के लिए शांति, धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के लोगों के साथ सम्मान व्यवहार पर आधारित है, ठीक है। तो उन्होंने ये सिद्धांत इसीलिए प्रवर्तित किया था, ठीक है, जिससे कि सभी लोगों में शांति रहे, धार्मिक रहे और सहिष्णुता रहे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1579 ईस्वी में महजर ने अकबर को क्या प्रदान किया था? भाई 1579 में महजर ने अकबर को कुछ प्रदान किया था, लेकिन क्या प्रदान किया था? तो आपको बताना है क्या? विरोधी न्यायिक धारणाओं में किसी को चुनने के लिए उन्होंने बोला था कि आपको किसी को चुनना है, ठीक है। कब? 1579 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा? अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई इनमें से सुल्तानों में से किसकी मुद्रा, ठीक है, किसकी मुद्रा अकबर के समय तक था? तो आपको बताना है क्या? बहलोल लोदी की, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कैसे। देखिए अकबर के शासनकाल में बहलोल लोदी द्वारा जारी किया गया था एक चांदी का सिक्का, जिन्हें बहलोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बहलोली कहा जाता है, और विनिमय के लिए उपयोग किए जाते हैं इसे, ठीक है। यह सिक्के दिल्ली सल्तनत के समय से ही प्रचलन में थे, और अकबर के शासनकाल तक इसका उपयोग किया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी का नहीं था?
ठीक है। अकबर के समय एक सिक्का था जो क्या है, चांदी का नहीं था। जलाल, दाम, दरब या फिर पंडाउ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन बी दाम। दाम जो था वो क्या था भाई, चांदी का सिक्का नहीं था। तो किसका सिक्का था आपको बताना है क्या, जल्दी से कमेंट करना है आपको। अकबर के समय में मोहर सोने का सिक्का था, एक एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक इलाही था, वो भी सोने का सिक्का था। चांदी का सिक्का जो नहीं था, ठीक है, वह दाम था। तो वो दाम जो था वो तांबे का सिक्का था। चांदी का सिक्का ना होकर किस चीज़ का सिक्का था, तांबे का सिक्का था। तो अकबर के समय में मोहर चला था, इलाही चला था, ये सारे सिक्के जो थे सोने के सिक्के थे, ठीक है। और कुछ चांदी के सिक्के थे, लेकिन जो दाम था वो तांबे का सिक्का था, ठीक है। अगर हम बात करें जलाल की, तो जलाल जो था, जलाल सिक्का, वो बंगाल के स्वतंत्र शासक जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने जारी किया था। और मोहम्मद शाह जो 1418 से लेकर 1432 तक थे, ठीक है। और चांदी का सिक्का इन्होंने जारी किया था और 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत कर दिया था और इसे इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। भाई अकबर किसका सम्मान बहुत ज़्यादा करता था, तो आपको बताना है क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी, यानी कि हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी का ये बहुत सम्मान करते थे, ठीक है। अकबर द्वारा सम्मानित प्रसिद्ध जैन विद्वान का नाम हरिविजय सूरी था। उन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि भी दी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पहले इतिहासकार कौन थे। भाई मुगल सम्राट के पतन के लिए पूछा गया है, जो जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए प्रथम इतिहासकार थे। तो प्रथम इतिहासकार कौन थे, सतीश चंद थे, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को सबसे पहले सतीश चंद ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने 1959 में पार्टीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द मुगल कोर्ट में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और उनके अनुसार जागीर संकट का मुख्य जो कारण था वो जागीरों के राजस्व की वसूली में कमी और मनसबदारों की बढ़ती संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि में किसने विभूषित किया था। तो राजा की जो उपाधि में विभूषित किया था वो किसने किया था, मुगल सम्राट अकबर ने, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 के दशक में राजा राम मोहन राय को यह उपाधि दी थी, जब वे उनके लिए पेंशन की मांग करने और ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए इंग्लैंड जा रहे थे, तभी उन्होंने ये उपाधि दी थी, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पहले इतिहासकार। ये क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भाई कांग्रेस अधिवेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू जो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई थी और वो यह पद ग्रहण करने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगर सरोजनी नायडू के बारे में बात करें तो सरोजनी नायडू एक प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थी। उसके अलावा ये राजनीतिक में भी थे। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत की कोकिला हम सरोजनी नायडू को के नाम से जानते हैं, ठीक है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी और उत्तर प्रदेश में पहली राज्यपाल भी बनी थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण करने वाले बादशाह का क्या नाम था, औरंगजेब, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी मुगल बादशाह औरंगजेब जो 1658 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद आलमगीर की उपाधि धारण कर ली थी। इसका मतलब होता है आलमगीर का दुनिया का विजेता, ठीक है। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक शासक में रहे और उन्होंने 49 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। देखिए, बहादुर शाह जफर के बारे में हम बात करते हैं तो वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। इब्राहिम जौक और असदुल्ला खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे। ठीक है, ये भी आपका क्या है भाई, राइट है। हसन अश्करी उसके अत्याधुनिक निर्देशक थे, ये भी आपका राइट है। तो रॉन्ग क्या है, वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी में पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये रॉन्ग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। देखिए, जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन प्राप्त करता था, वो 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद शाह आलम द्वितीय को कंपनी ने वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था। तो भाई यहाँ पर पूछा गया है कि किस औरंगजेब का उत्तराधिकारी, यानी औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे तो उसमें से सबसे कम शासन किसका था। तो आपको बताना है जहांदार का। किसका, जहांदार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जहांदार शाह जो थे उनका सबसे कम शासक था, 700-1200-713 तक, यानी कि वो एक साल ही थे। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, ये 1707 से लेकर 1712 तक मुगल सम्राट के रूप में शासन किए। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1643 को हुआ था। 27 फरवरी 1712 में लाहौर में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब हम बात करें यहाँ पर अगर मोहम्मद शाह के बारे में, तो मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था वो 1719 से 1748 तक था। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई बहादुर शाह का शासनकाल 1707 से लेकर 1712 तक। ठीक है, अगर हम जहांदार शाह की बात करें तो 712 से 713 तक। मोहम्मद शाह की बात करें तो मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था 1719 से 1748 तक। और अहमद शाह की बात करें तो आप कमेंट करके बताइए कि अहमद शाह का कब से कब तक था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। देखिए, हुगली को जो बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए कुछ लोगों ने अड्डा बनाया था, उनका क्या नाम था भाई, पुर्तगाली थे। अच्छा, पुर्तगाली थे, जी बिल्कुल राइट आंसर है। पुर्तगाली जो थे उन्होंने क्या किया था भाई, समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों को। किसने, हुगली को। ठीक है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया गया था पुर्तगालियों को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो भाई किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, तो आपको बताना है पुर्तगालियों ने। ठीक है, यानी कि भारत के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध पुर्तगाली यूरोपीय लोगों ने स्थापित किए थे। 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत पहुँचे और वहाँ कालीकट में उतरे, जिससे कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार का मार्ग खुला। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो भाई वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसका किया गया था, जमोरिन। ठीक है, जमोरिन आपका राइट आंसर है, जमोरिन का किया गया था। यानी कि भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, आपको याद रखना है कि भाई भारत में जो वास्तविक संस्थापक है वो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, क्या बताया है, अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क है जो कौन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। भाई पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय थे वो अल्मीडा थे। कौन भाई, अल्मीडा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी, यानी कि भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। उन्हें 1505 में पुर्तगाली राजा
मैनुअल प्रथम द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? देखिए, इंग्लैंड के जो जेम्स प्रथम के राजदूत थे वो किस वर्ष भारत आए थे? तो 1615 में। ठीक है, 1615 में भारत आए थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में भूरजस्व शूद्रों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भाई यहाँ पर भूरजस्व शूद्रों की बात की जा रही है, तो कौन उत्तरदायी था? आपको बताना है राजा टोडरमल। ठीक है, यानी कि अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल उत्तरदायी थे। उन्हें अकबर के दरबार में वित्त मंत्री यानी कि दीवान ए अशरफ भी बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। 1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना कि कौन सा पद दिया गया था, दीवान ए अशरफ। तो क्वेश्चन वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दीवान ए अशरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किसे मियाँ की उपाधि दी थी? ठीक है, तो भाई अकबर ने किसी को मियाँ की उपाधि दी थी। किसे दी थी? तानसेन को। ठीक है, तानसेन को उन्होंने मियाँ की उपाधि दी थी। तानसेन जो एक महान संगीतकार था और अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक माना जाता था। ठीक है, मियाँ एक सम्मानजनक उपाधि थी। ठीक है, जो विद्वान व्यक्तियों को दी जाती है, जिसमें से किसको दी गई थी? तानसेन को दी गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? देखिए, हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो काश युग की थी। किस युग की? काश युग की थी। ठीक है, याद रखिएगा, जिसे ब्रोंज एज के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। इसका जो परिपक्व चरण है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक है। कितना भाई? 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो व्यवसाय था वो कृषि था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी की। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, सिंधु नदी, सॉरी रावी नदी, ठीक है मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको 50 प्रश्न के साथ जो सीरीज़ करा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का पूरा निचोड़ कराऊंगी। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन को स्किप करके मत देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? देखिए, सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम की बात करें तो मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया। ठीक है, कि सुमेरियन सभ्यता मानी जाती है जिसका उदय लगभग 400 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाकिस्तान में है? तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल पाकिस्तान में है वो हड़प्पा है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाए। अब देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हड़प्पा दिया है, मोहनजोदड़ो नहीं दिया है। तो जहाँ पर मोहनजोदड़ो भी दिया हो तो उसे ध्यान से देखिएगा। ऐसा ऑप्शन भी दे सकता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, एक अलग से दे सकता है हड़प्पा, तो दोनों लगाइएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऐसे। आगे बढ़ते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, भारत में जो पुर्तगाली शक्ति थे उनके वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को। ठीक है, इनका पूरा नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो 1509 से लेकर 1515 तक पुर्तगाली भारत के वायसराय रहे। उन्होंने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत में पुर्तगाली शक्ति का विस्तार हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें प्रथम वायसराय की तो बार बार क्वेश्चन आप कभी भूल नहीं सकते। ये
जो क्वेश्चन है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर तो पहले ही पता चल गया होगा जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, है ना। इसका राइट आंसर है अल्मीडा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, दांडी मार्च कब किया गया था? दांडी मार्च जब यहाँ पे बात आती है तो बहुत कुछ याद आ जाता होगा स्टूडेंट से। गांधी जी के जितने क्वेश्चन होंगे सब क्वेश्चन याद आने चाहिए आपको, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे दांडी मार्च की। दांडी मार्च देखिए 1930 को हुआ था, ठीक है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दांडी मार्च 1930 को हुआ था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, ठीक है। और यह मार्च साबरमती आश्रम से दांडी मार्च 24 दिनों तक चला था, जिसमें 78 स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। और इस मार्च का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन गलत है यहाँ पर, ऑप्शन पे मत जाइएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी होगा, ठीक है, डी नहीं होगा। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही के अनुयायी परस्पर अभिवादन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? जो दीन ए इलाही के अनुयायी हैं वो अभिवादन करते हुए कहते हैं जल्ले जलाले हूँ, जल्ले जलाले हूँ, ठीक है, ऐसा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? भाई कौन से यूरोपीय थे जो भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो पुर्तगाली थे, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? देखिए ब्लू वाटर नीति से संबंधित भाई कौन है? तो आपको बताना है, अगर ब्लू वाटर नीति की जब बात आ जाए तो मैम हमको याद कर लेना है डी अल्मेडा। क्या? डी अल्मेडा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। जो भारत में पुर्तगाली वायसराय थे, उन्होंने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यह नीति पेश की थी, जिसका उद्देश्य इनका था हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित करना, इनका मेन उद्देश्य था, ठीक है। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे वो 1505 से लेकर 1509 तक शासन किए भारत में, ठीक है, यानी कि भारत में पुर्तगाली वायसराय रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो वही पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था, ये सभी को पता है, ठीक है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी ने हुगली में एक बस्ती स्थापित की और इसे अपने समुद्री अभियानों के लिए एक आधार के रूप में इसे इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 36। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया था? तो रट लो भाई कि आपातकाल 3 बार ही घोषित किया गया था। एक 1962, 1971 और 1975। 62 चीन के साथ युद्ध के दौरान, 71 पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान और 75 आंतरिक अशांति के कारण, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1873 ईस्वी में किनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी? देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की गई थी वो महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा, ठीक है, ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापना की गई थी सत्यशोधक समाज की। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। और यह एक सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य क्या था भाई? इसका उद्देश्य था शूद्रों, महिलाओं और दलितों के लिए अधिकारों के लिए काम करना, इनका मेन उद्देश्य था, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण करने वाले को औरंगजेब नाम है। क्या नाम है? औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की, जिन्हें हम और भी नामों से जानते हैं। मुहीउद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। छठे मुगल सम्राट थे ये और उन्होंने 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया। उन्हें आलमगीर, ठीक है, और विश्व विजेता की उपाधि भी धारण की है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए
जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे? तो प्रथम इतिहासकार सतीश चंद्र थे। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपको लगा लेना है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राम मोहन राय को संज्ञा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? भाई राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि, ठीक है मैंने संज्ञा बोल दिया, सॉरी, राजा की जो उपाधि थी वो किसने विभूषित किया था? तो आपको बताना है क्या भाई? मुगल सम्राट अकबर ने, ठीक है, अकबर ने किया था। याद रखना है आप लोगों को। सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक एक लिखी थी जिसका नाम था पार्टीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द मुगल कोर्ट, ठीक है, 1959 में इसे प्रतिपादित भी किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जितने क्वेश्चंस हैं आपको, उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन से था, 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड था। 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड लेने का सिर्फ एक ही वजह था कि क्वेश्चंस को हम 1 से 2 बार जब पढ़ते हैं, उसका आंसर देखते हैं तो हमें क्वेश्चन एकदम रट जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि मैम आपने रिपीटेड क्वेश्चंस ले आए हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चंस हम जानबूझ के ले लिए हैं जिससे कि आप जो क्वेश्चंस को पढ़ो 2 बार से 3 बार पढ़ो तो आपको क्वेश्चंस डाउट ना हो और एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। कंफ्यूज भी वहीं रहोगे और याद भी हो जाएगा। तो 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। क्या होता है कि आपने एक बार क्लास को देखा, दोबारा क्लास को नहीं देखा, दूसरी सीरीज़ देखना शुरू कर दिया, दोबारा आप देखोगे ही नहीं। दूसरी सीरीज़ आई, दूसरी सीरीज़ में पकड़ लिया, दूसरी सीरीज़ में नए नए क्वेश्चंस आपको मिले, तो पुराने क्वेश्चंस को रिवीजन भी तो करना है। इसीलिए टीचर्स क्या करते हैं, रिवीजन कराने के लिए मैं क्या करती हूँ भाई कि फिर से उसी क्वेश्चन को 1-2 क्वेश्चन डाल देती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। किसके बीच में हुआ था? ठीक है, यानी कि कन्नौज का जो युद्ध हुआ था उसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, जो 1540 में हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं को हराया गया था और ये भारत छोड़ने पर मजबूर किया गया था। दूसरा, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध की बात की जा रही है जो 1565 में हुआ था, ठीक है, और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। नेक्स्ट आपका हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो 1576 में अकबर और राणा के बीच हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। नेक्स्ट आपका प्लासी का युद्ध जो 1557 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, भारत में अंग्रेजी शासन पे नींव पड़ी थी, यानी कि जिसमें अंग्रेज की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेज शासन की नींव डाल दी गई थी, ठीक है। तो इसमें भाई प्लासी के युद्ध में अंग्रेज का शासन चलने लगा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। कब हुआ था भाई? 1760 में हुआ था। किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, अंग्रेज और सुजा-उद-दौला मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ठीक है, के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय भी हुई थी। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, फिर से वही क्वेश्चंस आ गया है, ठीक है, उसको ध्यान मत दीजिए, छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना, जिसे ब्लू वाटर नीति कहते हैं, किससे संबंधित है? अब आप सोच रहे हो मैम ये क्वेश्चन किसके लिए है, जो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने लेकर आए हैं और ऊपर से ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही हैं। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप सभी को इसका आंसर देना है। और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं। अच्छा, मैं कमेंट देखती हूँ स्टूडेंट का, तो कमेंट करते हैं B, C, D। अरे भाई बोला करो कि क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये ऐसा लिखा करो, लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन B ऐसे लिखा करो। अब B C बोल देते हो तो बीच बीच में मैं कहीं पे भी क्वेश्चन आंसर पुटअप करती रहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि स्टूडेंट कौन सा आंसर बता रहे हैं, ये या वो, सही दे रहे हैं गलत, मैं खुद कंफ्यूज रहती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कमेंट करते समय, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट
क्लास के साथ आज के लिए यहीं पे अपनी क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं।